प्रस्तुत घटना सत्य घटना पर आधारित है, किंतु उस घटना में तारीख का अभाव है। यह घटना करीब 65-70 वर्ष पुरानी है। महाराष्ट्र के जिला अहमदनगर के वाल्की ग्राम में एक परिवार में खुशियों का माहौल था। उस परिवार के इकलौते बेटे की शादी का उत्सव मनाया जा रहा था। चारों ओर चहल पहल थी। गांव भर को इस उत्सव की दावत में शामिल किया गया। गांव की हर औरत के होठों पर बस एक ही बात थी, बहू बड़ी सुंदर है, एकदम देवी का रूप। बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, गोरा रंग और तीखे नयन नक्श। आज तक इस गांव में इतनी सुंदर बहू नहीं आई। लड़के के भाग्य खुल गए। लड़की वालों ने दहेज भी दिल खोल कर दिया है। ऐसी ही बातों की सुगबुगाहट औरतों में हो रही थी। तभी घर के भीतर से शोर उठा, अरे जल्दी जाकर वैद्य हकीम को बुलाओ, नए नवेली बहू ने जहर खा लिया है। पल भर में खुशी का माहौल मातम में बदल गया। वैद्य हकीम बुलाए गए, मगर कोई लाभ नहीं हुआ। दुल्हन के पूरे शरीर में जहर फैल चुका था। दुल्हन ने हाथ जोड़कर बड़ी कठिनाई से कहा, मेरी जबरन शादी की गई है। मैं किसी और को अपना पति मानती हूँ, इसलिए मैंने। इतना कहकर दुल्हन ने प्राण त्याग दिए। पूरे घर में हाहाकार मच गया। जिसके कारण घर की इज्जत बढ़ रही थी, उसी के कारण पूरे परिवार की मान प्रतिष्ठा धूल में मिल गई। गांव के बड़े बूढ़ों ने लड़के के पिता को सलाह दी, अंग्रेजी हाकिमों को अगर इस घटना की सूंघ लग गई तो बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। अच्छा यही होगा कि तुरंत तुम अपनी बहू की अजल मंजल यानी अंत्येष्टि कर दो। लड़के के पिता ने उनके कहे अनुसार तेजी से अंत्येष्टि की तैयारी आरंभ कर दी। मगर तभी उसे खबर मिली, अंग्रेज हकीमों की गाड़ियां गांव में गश्त करने आ रही हैं। शादी के उत्सव का हर चिन्ह पहले ही मिटाया जा चुका था, मगर दुल्हन की लाश को ले जाना अब बहुत कठिन था। अपने परिवार को संकट में घिरा देखकर लड़के ने घर का भीतरी कमरा खोदा और नई नवेली दुल्हन का शव अर्थी सहित कच्चे फर्श में दफना दिया। फिर उस पर पलंग बिछा दिया। इधर कई लोगों को एक घर के बाहर जमा देखकर अंग्रेजों की गाड़ी वहीं रुक गई। उन दिनों अंग्रेजों का भारतीयों पर दमन चक्र पूरी बेदर्दी से चल रहा था। अंग्रेजों को अपनी तरफ आता देखकर गांव वालों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। ये क्या करता है यहाँ तुम लोग? एक गंदी गाली देते हुए एक अंग्रेज ने उन्हें हड़काया। कुछ नहीं साहब, गांव का बुजुर्ग गिड़गिड़ाया, इस घर का जवान बेटा बीमार हो गया है, उसे ही देखने आए थे। कहाँ है, दिखाओ हमें। अंग्रेज घर के भीतर जा घुसे। उनके पीछे पीछे डरे सहमे गांव वाले भी चल दिए। उधर अपनी पत्नी की लाश गाड़कर वापस आते युवक ने अंग्रेजों को भीतर घुसते हुए देख लिया था, मगर अंग्रेजों की उस पर नज़र नहीं पड़ी थी। लेकिन लड़के के पिता ने उसे देख लिया था। वह तुरंत बोला, माई बाप, मेरा लड़का बीमार है, जोर से मत बोलिएगा। अपने पिता की बात सुनते ही लड़का समझ गया और वापस उसी कमरे में जा पहुंचा जहां पलंग के नीचे लाश दफन थी। वह आनन फानन चादर ओढ़कर पलंग पर लेट गया। अंग्रेजों ने उसे देखकर अपनी संतुष्टि की ओर लौट गए। जाने से पहले उन्होंने गांव वालों को वहां से भगा दिया था। लड़के माता पिता अंग्रेजों के जाते ही वापस अपने बेटे के पास पहुंचे, मगर कमरे का दरवाज़ा बंद था। अंग्रेजों के भय से जैसे ही लड़का चादर तान कर पलंग पर लेटा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अजीब सी घबराहट उस पर हावी होने लगी। उसी पल उसने स्पष्ट महसूस किया कि किसी ने उसके दोनों पांव को सख्ती से जकड़ लिया है। उसने देखा, मगर कोई नजर नहीं आया। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की तो उसके सीने पर इतना तेज घूंसा लगा कि वह पीठ के बल पलंग पर गिर पड़ा। तभी अंग्रेज हाकिमों ने
उसके पिता व अन्य गांव वालों के साथ कमरे में प्रवेश किया। लड़का पहले ही दहशत में पीला पड़ गया था। अंग्रेजों ने सोचा वह वाकई बीमार है और वे वहां से चले गए। उनके जाते ही लड़के ने पलंग से उठना चाहा पर उठ न सका। इस बार उसने अपने पूरे शरीर में जकड़न को महसूस किया। इसी के साथ कमरे के दरवाजे बंद हो गए। कमरे में अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगीं। अजीब से भयानक स्वर उसके कानों से टकराने लगे। फिर कमरे में जलता इकलौता चिराग बुझ गया। तभी जमीन के चमक की ऐसी आड़ी टाढ़ी रेखा निकली जैसे बारिश के समय गरजते बादलों में दामिनी चमकती है। मारे खौफ के उस नौजवान लड़के का बुरा हाल हो गया। वह चीखना चाहता था मगर उसकी आवाज़ हलक में ही अटक गई थी। शरीर के तमाम मसामों ने एक साथ ढेर सारा पसीना उगल दिया था। कनपटियां तप कर सुन्न हो गई थी। लड़के ने देखा जमीन से निकली चमकीली रेखा से कमरा रोशन हो गया है और उसने उसकी पत्नी का रूप धारण कर लिया। वही खूबसूरत नया नक्श, वही चंचल चितवन, लेकिन उसके सुर्ख होठों के दोनों किनारों पर लंबे लंबे दांत भी बाहर झांक रहे थे, जिन्होंने उसकी खूबसूरती को डस लिया था। वह किसी जंगली आदमखोर जानवर की तरह गुर्रा रही थी और आंखें घूर रही थी। अचानक उसकी आंखों की पुतलियों का रंग बदल गया। अब केवल आंखों की पुतली चमकदार सफेद रंग की हो गई थी। उसके खौफनाक रूप ने लड़के को अपनी जगह जड़वत कर दिया। यूं तो वह समझ गया कि उसकी पत्नी की अतृप्त आत्मा प्रेत का रूप धारण कर चुकी है, मगर वह उसका मुकाबला कर पाने की स्थिति में नहीं था। उसके देखते ही देखते दुल्हन के जोड़े में लिपटी उसकी पत्नी की रूह उसके करीब आ गई और फिर भयानक फटी फटी आवाज में बोली, तू ही मेरी मौत का कारण है। तेरी वजह से ही मुझे जहर खाकर आत्महत्या करनी पड़ी। इस पर लड़का बड़ी मुश्किल से सहमी सहमी आवाज में बोला, मुझे क्या मालूम था कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। अगर तुम मुझसे बता देती तो मैं हरगिज तुमसे शादी नहीं करता। अगर मैं तुझे बता देती तो तू और तेरा बाप मेरे घर वालों की इज्जत मिट्टी में मिला देते। मैं तेरे इस बहकावे में नहीं आऊँगी। चल मरने के लिए तैयार हो जा। वह दहाड़ी, मुझे माफ़ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं है। गलती तो तूने अभी भी की थी। कौन सी गलती? अंग्रेज हकीमों से बचने के लिए तूने मेरी लाश का क्रियाकर्म करने के बजाय उसे ज़मीन में दफना दिया। अगर तेरे मेरे बीच कोई रिश्ता होता तो तू मेरी लाश के साथ इतनी बेदर्दी से पेश नहीं आता। कहते हुए दुल्हन की रूह ने अपने पैने दांत उसकी गर्दन में गाड़ दिए। वह नौजवान हलक फाड़ कर चीख पड़ा, राधो की माँ, लगता है हमारे लड़के की तबीयत ठीक नहीं है। दूल्हे के पिता ने अपनी पत्नी से कहा, जिसकी शादी हुए 24 घंटे भी न बीते हों और उसकी पत्नी आत्महत्या कर ले, उस पति पर क्या बीत रही होगी, इसका अंदाजा लगाना इतना कठिन नहीं है। राधो की माँ ने दुखी स्वर में कहा, इसलिए सोच रहा हूँ उसे उस बंद कमरे से बाहर निकालूं। वैसे भी मुझे बहू की लाश के बारे में पूछना है कि आखिर उसने इतनी जल्दी उसकी लाश अर्थी के साथ कहाँ छिपाई है। तभी राधो की चीख से पूरे घर की दीवारें कांप उठी। यह आवाज़, राधो की माँ आवाज़ पहचानते ही उस कमरे की तरफ भागी जहाँ पर वह लेटा था। राधो! खट खट! राधो, क्या हुआ मेरे बेटे? दरवाज़ा खोल। दोनों हथेलियों से बंद दरवाजे को पीटते हुए राधो की माँ अपने बेटे को पुकारने लगी। इधर दुल्हन की रूह ने राधो के जिस्म का खून पीकर उसका पेट फाड़ डाला। सीना अपने पैने नाखूनों से चीर कर राधो का धड़कता दिल नोच लिया
और उसे खा गई। सीने से दिल निकालते ही राधो ने प्राण त्याग दिए। दुल्हन की रूह ने गुस्से भरी नजरों से दरवाजे की तरफ देखा। तब तक राधो के पिता ने भी दरवाजा बजाना आरंभ कर दिया था। वह भी बार बार अपने बेटे को पुकार रहे थे। दुल्हन की रूह के देखने मात्र से ही दरवाजा खुल गया। कमरे के भीतर नीम अंधेरा था। राधो की माँ भागकर लालटेन ले आई, मगर जब उसने पलंग पर बेदर्दी से नुची अपने बेटे की लाश देखी तो वह पछाड़ खाकर गिर पड़ी। उसके हाथ में थमी लालटेन भी जमीन पर गिर पड़ी, जिसमें से तेल निकलकर बहने लगा। राधो के पिता की दशा भी अत्यंत शोचनीय हो गई। एक तरफ जवान बेटे की लाश पड़ी थी और दूसरी तरफ बेहोश पत्नी। उसी समय उनकी नज़र लाल जोड़े वाली औरत पर पड़ी, जिसका मुंह खून से भीगा था। उनकी आंखें हैरत और दहशत से फट पड़ी। वे उसे पहचान गए थे। वह औरत उनके बेटे राधो की मृत पत्नी थी, जो मरने के बाद चुड़ैल बन चुकी थी। राधो का पिता भयभीत होकर कदम पीछे सरकाने लगा। उसी समय भक्क की ध्वनि के साथ लालटेन से बहते तेल ने आग पकड़ ली। राधो की माँ बेहोश होकर उसी के करीब पड़ी थी। लालटेन से बहता तेल उसके शरीर के नीचे भी बह गया था, जिस कारण उसके कपड़ों में भी आग लग गई। आग की तपिश ने उसकी बेहोशी तोड़ दी, मगर तब तक उसके सारे कपड़े आग पकड़ चुके थे। बचाओ बचाओ! आग की लपटों में घिरी राधो की माँ चीखों पुकार मचाने लगी। राधो का पिता उसकी मदद करना चाहता था, मगर उसे दुल्हन के प्रेत ने पकड़ लिया और उसे भी राधो की तरह उधेड़ डाला। तत्पश्चात उसने अधजली राधो की माँ को भी खा लिया। वाल्की गांव में खेती बाड़ी थी, मगर अधिकांश गांव वाले खेतों में मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। सभी के घर भी एक दूसरे से खासी दूरी पर बने थे। इसी कारण राधो के घर में क्या उत्पात मचा कोई नहीं जान सका। मगर सुबह होने पर गांव वालों ने जब अधखाई लाशें देखी तो समझते देर नहीं लगी कि उस घर पर किसी प्रेत का साया पड़ चुका है। एक दिन दोपहर के समय एक गांव वाले ने राधो के घर के बाहर खड़ी राधो की पत्नी को दुल्हन के रूप में देखा तो उसके होश उड़ गए, मगर उसके गले में पड़ी हनुमान जी की तस्वीर ने उसकी जान बचा ली। उसी से गांव वालों को पता चला कि राधो के घर पर किसी प्रेत का साया है। वह कोई और नहीं, उसी की पत्नी की अशांत रूह है। सभी गांव वाले सतर्क हो गए। उन्होंने अपने परिवार व बच्चों को सख्ती से उस ओर जाने से मना कर दिया कि कोई उधर देखे भी नहीं। फिर भी यदि कोई भूला भटका उधर चला जाता था तो वापस लौटकर नहीं आता था। उसी गांव में तानाजी सेठ नाम का एक ग्रामीण रहते थे। उनका भरा पूरा परिवार था। एक दिन उन्होंने अपने बेटे को पैसे देकर बीड़ी माचिस लाने को कहा तो उसकी चंचल बेटी यशोदा खुद दुकान पर जाकर सामान लाने के लिए मचलने लगी। तानाजी ने पैसे उसे दे दिए। वह उछलती कूदती दुकान की तरफ चल दी। जल्दबाजी में वह उसी रास्ते पर चल पड़ी जिस पर राधो का घर था। अभी वह राधो के घर से कुछ ही दूर थी कि उसकी नज़र खंडहर से पड़े राधो के घर के आगे खड़ी दुल्हन जैसी युवती पर पड़ी। उन्होंने
लाल जरी वाला जोड़ा पहन रखा था और सुहागनों जैसा श्रृंगार किया हुआ था। सोने चांदी के गहनों से लदी वह युवती यशोदा को बहुत अच्छी लगी। 8-9 साल की यशोदा भला क्या जानती थी कि उसे सुंदर नजर आने वाली वह भला वास्तव में मौत का दूसरा रूप है। पता नहीं किस भावना के तहत यशोदा अपनी जगह रुककर उसे देखने लगी। चुड़ैल ने भी यशोदा को देख लिया था, मगर अभी यशोदा उसकी सीमा रेखा से बाहर थी। राधो के घर के सामने आने के लिए अभी उसे कुछ कदम का फासला और तय करना था। यशोदा को अपनी तरफ ठिठक कर देखता पाकर उसने हाथ के इशारे से उसे बुलाया। यशोदा को भी ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे उसके पास जाना चाहिए। अभी उसने एक कदम बढ़ाया ही था, तभी बराबर वाली कच्ची सड़क से घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई दी। यशोदा ठिठक कर उधर देखने लगी। वह सड़क राधो के घर वाली सड़क पर उसके घर से पहले पड़ती थी। यशोदा ने देखा आने वाली आवाज़ बैलों के गले में बंधे घुंघरुओं की थी। बैलगाड़ी में बंधी बैलों की जोड़ी को उसके चाचा हाँक रहे थे। बैलगाड़ी उधर मोड़ते ही यशोदा के चाचा ने भी चुड़ैल को देख लिया और यशोदा को भी। उसने बैलों को चाबुक मारकर तेज दौड़ा दिया और अगले मोड़ पर खड़ी यशोदा के करीब पहुँचे ही एक हाथ से यशोदा को उठाकर गोद में बैठा लिया। साथ ही वह ईश्वर का नाम लेता जा रहा था। कुछ पलों बाद उसने गोद में लेटी यशोदा की तरफ देखा। वह बेहोश हो चुकी थी। घर पहुंचकर उसने अपने बड़े भाई तानाजी साठे को सारी बात बताई। वह घबरा उठे। उन्होंने बेहोश यशोदा को होश में लाने की बहुत कोशिश की, मगर वह होश में नहीं आई। ऊपर से उसे तेज बुखार हो गया। गांव में एक ओझा रहता था। वह भूत प्रेत बाधा को दूर करने में माहिर था। तानाजी साठे उसी के पास जा पहुंचे और सारी बात बताई। ओझा बोला, तानाजी, राधो की पत्नी की लाश उसी घर में दफन है। जब तक उसकी लाश का क्रियाक्रम नहीं किया जाएगा, तब तक वह यूं ही भटकती रहेगी। रही बात तुम्हारी बेटी की, उस चुड़ैल ने यशोदा को अपना शिकार चुन लिया है। तुम्हारी बेटी अभी तक इसलिए जिंदा है क्योंकि वह चुड़ैल राधो के घर से आगे या पीछे नहीं जा सकती। मगर यह याद रखना, कुछ दिन बाद वही चुड़ैल पूरे गांव को शमशान बना देगी। यह आप क्या कह रहे हैं? तानाजी भीतर तक कांप उठे। मैं सही कह रहा हूं तानाजी, ओझा ने चिंतित स्वर में कहा। वह रूह इतनी ताकतवर है कि दिन के उजाले में भी उसे कोई परेशानी नहीं होती। मैं अपनी तंत्र शक्ति से देख रहा हूं कि आने वाली अमावस्या को वह इस पूरे गांव की सीमा रेखा में कहीं भी जा सकती है। यह तो बड़ी चिंताजनक बात बताई आपने। तानाजी के माथे पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट नजर आने लगीं और बोले, इसका कोई उपाय नहीं है क्या? है, मगर पहले यशोदा का इलाज जरूरी है। तुम रात को 12 बजे एक अंडा पीला काला करके तेल से बनी पूरी पर रखकर राधो के घर की तरफ फेंक आना। मगर याद रहे, कुछ भी हो पीछे मुड़कर मत देखना। ठीक है, तानाजी ने कहा। कल दूसरी समस्या पर वार्ता करेंगे। तानाजी ओझा से विदा लेकर घर लौट आए। रात के 12 बजते ही वह ओझा द्वारा बताया गया सामान लेकर राधो के घर के निकट जा पहुंचे। राधो का घर न जाने किस चीज के प्रकाश से जगमगा रहा था। तानाजी ने दरवाजे पर खड़ी एक
छाया भी देखी। उन्होंने तेजी से अंडा पूरी राधो के घर की तरफ फेंकी और वापसी के लिए चल दिया। अचानक उन्हें पीछे से किसी युवती ने बड़े ही नशीले स्वर में पुकारा, कहाँ जाते हो तानाजी? बेचारे सीधे तरल सरल तानाजी साठे पूरी तरह कांप उठे। वह पूरी तरह डर गए थे। उसी समय उन्हें ओझा की बात याद आ गई कि कुछ भी हो पीछे मुड़कर नहीं देखना। अतः वे कान बंद कर मन ही मन प्रभु का नाम जपते हुए तेज कदमों से अपने घर की तरफ चल दिए। यशोदा कैसी है? ओझा ने पूछा। आपके आशीर्वाद से पूरी तरह कुशलता से है, तानाजी ने प्रसन्न होकर बताया। यदि पूरे गांव के बच्चे बूढ़े स्त्री पुरुषों की कुशलता चाहें तो उस बला को खत्म करने का उपाय करें। ओझा के पूछने पर तानाजी ने कहा, भला अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा? आप चिंता न करें तानाजी, इस काम के लिए मैंने गांव के कई जीवट लोग तैयार कर लिए हैं। इस पर तानाजी भी तैयार हो गए। रात होते ही 5 गांव वालों के साथ तानाजी हाथों में मसाल लेकर ओझा के पास जा पहुंचे। ओझा पूरी तैयारी कर चुका था। उसने सभी के गलों में अभिमंत्रित मोतियों की माला पहनाई और कहा, किसी को भी उस बला से डरने की आवश्यकता नहीं है। मन में ईश्वर को धारण करके जैसा मैं कहूँ करते जाना। हम आज अवश्य ही सफल होंगे। आओ चलें। ओझा ने करीब रखा थैला उठाया और 2 गांव वालों को एक एक फावड़ा दिया और फिर कहा, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तत्पश्चात ओझा ने एक मिट्टी के तेल से भरी कैन और माचिस ली। फिर वे सब राधो के घर की तरफ चल दिए। राधो के घर के निकट पहुंचकर सभी ने वही नजारा देखा जो एक रात पहले तानाजी देख चुके थे। वहां पहुंचकर ओझा ने सभी को एक एक प्लास्टिक की थैली दी, जिसमें पीली राई, लोभान, कपूर और न जाने क्या क्या पूजा की कई सामग्री का मिश्रण था। अब हम सीधे राधो के घर में चलेंगे। 2-2 लोग पीठ से पीठ जोड़कर चलना, यानी एक सीधा और एक उल्टा। यदि किसी कारणवश वह बला तुम्हारा मार्ग रोके या नजदीक आए तो थैली में भरी कुछ सामग्री उसकी तरफ फेंक देना, ओझा ने बताया। फिर ओझा ने अपने थैले से सरसों के तेल की शीशी, रुई की बत्तियां और कुछ मिट्टी के दिए निकाले। इतना काम कर वह सभी को समझाता हुआ बोला, मेरी चिंता मत करना, वह मुझे छू भी नहीं सकती, लेकिन एक दूसरे की पीठ से पीठ जुदा मत करना। ओझा के कहे अनुसार सभी ने राधो के घर में प्रवेश किया। ओझा ने देखा घर में आंगन के अलावा 4 कमरे और एक रसोई घर था। सबसे पहले उसने एक दिए में तेल व रुई की बत्ती डालकर आंगन में जलाया। फिर बारी बारी से रसोई घर व अन्य कमरों में जलते दिए रखे। अंत में वह जलता दिया लेकर उस कमरे में जाने लगा जहां दुल्हन का शव गड़ा था। उस कमरे में कदम रखते ही दिया बुझ गया। ओझा चौंका। राधो की पत्नी का शव इसी कमरे में दफन है। ओझा ने कहा, 4 जने पीठ से पीठ जोड़कर दरवाजे पर खड़े हो जाएं। शेष 2 फावड़े लेकर भीतर अंदर आ जाएं। इतना कहकर ओझा ने अपने झोले से बड़ा दीपक निकालकर रोशन किया। 4 गांव वाले ओझा के कहे मुताबिक दरवाजे पर खड़े हो गए और शेष 2 कमरे में फावड़ा लेकर आ गए। उन दोनों की सामग्री की थैली ओझा ने ले ली और एक स्थान पर उंगली का इशारा कर दिया, यहाँ से खोदो। जैसे ही उन दोनों ने फावड़े जमीन खोदने के लिए उठाए, कमरे के एक कोने से बिजली सी उन दोनों की तरफ झपटी। तभी
ओझा ने थैली की कुछ सामग्री उसकी लपकती बिजली की ओर फेंक दी। चट चट की आवाज के साथ वह रोशनी की रेखा लुप्त हो गई। तब ओझा ने कहा, जमीन खोदने वालों से कहा, तुम लोग अपना काम करो, यहाँ क्या हो रहा है इस पर ध्यान मत दो। दोनों फावड़े से मिट्टी खोदने लगे। एक बार फिर बिजली जैसी रेखा उन पर झपटी, मगर ओझा की करामाती सामग्री ने उस पर हमला कर दिया। हालांकि वहां मौजूद सभी ग्रामीण बेहद बहादुर और जीवट किस्म के थे, मगर फिर भी एक प्रेतात्मा को देखकर उनके जिस्म में भय की सिरहन दौड़ रही थी। अचानक पुनः वही प्रकाश रेखा प्रकट हुई, किंतु इस बार उसका निशाना दरवाजे पर खड़े लोग थे। उसे अपनी ओर आता देखकर उनके दिल गरजे, परंतु उन्होंने हिम्मत से काम लिया और मन ही मन ईश्वर का नाम लेकर थैली की सामग्री उस पर फेंकी। वह तीसरी बार भी गायब हो गई। करीब 15 मिनट तक जमीन खोदने के बाद दुल्हन का शव बरामद हो गया, जिसमें से असहनीय दुर्गंध उठ रही थी। इससे पहले कि कोई उस शव को देखकर भयभीत होता या बड़बड़ाता, सतर्क नजरों से इधर उधर देखते ओझा ने कहा, कैन में भरा तेल शव पर डाल दो। तानाजी ने वैसा ही किया। उसी पल चिट का भयंकर रोंगटे खड़े कर देने वाला शोर उभरा और प्रेतात्मा दरवाजे पर खड़े लोगों पर झपटी। उस समय वह अपने भयानक रूप में थी। उसे देखकर दरवाजे पर खड़े ग्रामीण अपना हौसला खो बैठे। उनके हाथों में सामग्री की थैली छूटकर जमीन पर जा गिरी और उस खौफनाक आकृति से बचने के लिए जब वे पीछे हटे तो खुद पीठ सटाए खड़े ग्रामीणों में उलझकर गिर पड़े। पीछे खड़े ग्रामीण भी गिरे। उस पल की हड़बड़ाहट और खौफ ने पूरी बाजी की ही जैसे पलट दी। ओझा भी बुरी तरह घबरा गया। इसी हड़बड़ाहट में उसके हाथ से माचिस छूटकर नीचे जा गिरी। इससे प्रेतात्मा को अपनी भयानकता दिखाने का भरपूर मौका मिल गया। वह उन पर झपटने को आतुर थी, मगर उनके गले में पड़ी मालाएं उसकी राह का रोड़ा बन रही थी। लेकिन इस बात को ग्रामीण नहीं समझ सके। वे उस चुड़ैल से बचने के लिए एक दूसरे को कुचलते हुए भागने लगे। एक दूसरे के हाथों पैरों में उलझकर चारों ही मालाएं टूट गईं। यह देखकर ओझा के हाथ पांव फूल गए। वह बोला, जल्दी से माचिस ढूंढो। इधर चारों दरवाजों की तरफ झपटे, मगर दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। चारों बदहवासी में दरवाजा खोलने की चेष्टा करने लगे। गुस्से में भरी चुड़ैल अपने भयानक रूप में उनके निकट जा पहुंचा। उसने हाथ बढ़ाकर एक ग्रामीण की गर्दन पकड़ ली। वह उसे चीर फाड़ देना चाहती थी, तभी तानाजी को माचिस मिल गई। उन्होंने तेजी से माचिस जलाई और शव पर डाल दी। शव पर पड़े तेल ने जलती तीली का स्पर्श पाते ही जलना शुरू कर दिया। इसी के साथ चुड़ैल भयानक रूप से चिंगाड़ी। उसकी भयानक उंगलियों की कैद में छटपटाता ग्रामीण जमीन पर गिर पड़ा और चुड़ैल तूफानी गति से कमरे में जल रही आग की तरफ जाने लगी। ओझा, तानाजी और ग्रामीण ने रास्ता छोड़ दिया। चुड़ैल सीधे जलते शव पर गिरी। कुछ ही देर में वह शव सहित जलकर भस्म हो गई। अगले दिन सभी गांव वालों ने मिलकर विधि विधान के साथ उसकी अस्थियां गंगा में प्रवाहित कर दी। अब वाल्की गांव उस चुड़ैल के आतंक से मुक्त हो चुका था। तो दोस्तों, आज की कहानी यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। आई होप आप सब लोगों को कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय वीर बालाजी,
गुड नाइट।